वेलकम स्टूडेंट्स, दक्षिणा के ई क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है और टॉपिक का नाम क्या है? सीलेंटेरेटा। टॉपिक बेसिकली क्या है कि हमें ये नेक्स्ट फाइलम जो पॉलीफेरा की बात पढ़ना है वो फाइलम है। तो करें स्टार्ट कहानी। ये एक बहुत ही मज़ेदार फाइलम। अगर हम कुछ इसको इस तरीके से समझें कि देखिए ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना बेटा कि जब भी आप कोई नया फाइलम पढ़ने लगते हैं तो आप उस फाइलम के नाम को अगर आप समझ लें तो आपकी ना उसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनिज्म की हमें समझ आ जाती है। एग्जाम्पल लो, पॉरीफेरा आपने लास्ट टाइम पढ़ा। पॉरीफेरा, फेरा का मतलब क्या होता है? जिसके पास होगा, विच बियर्स समथिंग, विच कंटेन समथिंग, राइट। और पॉरी का मतलब क्या था? पोर्स। तो पॉरीफेरा हमारे पास ऐसा जानवर है जो जिसकी बॉडी bears the animal which whose body bears pores is called as porifera। उसी तरीके से ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ना भैया, फाइलम है ना, सीलेंटेरेटा कहलाता है। तो आज ना हम बेटा कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट और नई नई चीजें सीखते हैं कि ये सीलेंटेरेटा है क्या, इसका मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सील एंटेरॉन। वर्ड देखो आप, सील एंटेरॉन। और अगर आप ना थोड़ा सा याद करोगे तो बेटा सील जो वर्ड है, ये वर्ड हमारे पास कहाँ से डिराइव होता है? सीलोम। बात समझ आ रही? और सीलोम वर्ड कहाँ से आता है? कैविटी। समझ पा रहे हैं हम लोग? एक और चीज, अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है ना बेटा, एंटेरॉन। ये एंटेरॉन वर्ड जो है, ये एंटेरॉन वर्ड आता है एंटेरिक। और याद करो, एंटेरोसाइट, एंटेरिक, एंटेरोबैक्टर, ये सब वर्ड हमने कहाँ पढ़े? याद करिए, ये सब वर्ड्स पढ़े थे डाइजेशन में। तो वर्ड बेटा एंटेरो आएगा ना, एंटेरो, तो इसका मतलब क्या होगा? समथिंग रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव कैविटी। अब ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव कैविटी जिसके लिए हम एंटेरॉन वर्ड यूज करते हैं वो तो इंटेस्टाइन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर भी एंटेरो वर्ड, एंटेरॉन वर्ड एंटेरिक से आया जो डाइजेस्टिव कैविटी को दिखा रहा है। तो सीलेंटेरेटा। अब आप यहां पे तीन वर्ड, सील, एंटेरॉन और एटा। एटा का मतलब क्या होता है? एटा का मतलब होता है टू हैव, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म विच हैज अ डाइजेस्टिव कैविटी इन द बॉडी। यानी एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास बॉडी में डाइजेस्टिव कैविटी होगी उसको हम क्या टर्म करेंगे? सील एंटेरेटा। नहीं फील आई? एक और वर्ड से समझते हैं, जरा देखो यहाँ पे वर्ड देखते हैं, स्टोमेटा। यस बेटा, इस वर्ड को तोड़ो। स्टोमेटा वर्ड को अगर आप दो वर्ड्स में तोड़ोगे ना तो हमें आएगा स्टोमा और एटा। और अभी तो हमने सीखा है एटा वर्ड का मतलब क्या होता है? टू हैव। और स्टोमा का मतलब क्या होता है? माउथ। तो हिसाब लगाओ, एक लीफ पे ओपनिंग है और उस ओपनिंग को अगर मैं स्टोमेटा कहता हूं तो लीफ हैज अ माउथ लाइक ओपनिंग। लीफ it has a mouth like opening and that opening should be called as stomata। कहानी समझ आई? तो एटा तो हमें आटा, एटा जो भी आपको बोलना है मस्त एकदम बोलो, और समझ तो आपको बढ़िया से आया। यहाँ पे हमने जब सील एंटेरॉन एटा को मैं मिलाता हूं तो बेटा हम कहता हूं सीलेंटेरेटा। जो पॉरीफेरन्स थे ना बच्चे, उनके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी तो नहीं होती। यहां पर फाइलम नंबर 2, यहां पे पहली बार आपको डाइजेस्टिव कैविटी दिखाई दी। और अगर थोड़ा सा दिमाग के आप घोड़े दौड़ाओ ना तो याद करो, आपने बॉडी प्लान्स ना बेटा तीन टाइप के देखे थे। एक सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, एक ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान और एक ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जल्दी से जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा अपने आप दिमाग से आंसर करना। क्या पॉरीफेरा के पास डाइजेस्टिव कैविटी है? नहीं। पॉरीफेरा के अंदर कौन सा वाला बॉडी प्लान है? उसके पास है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, तो वहां डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है। यहां पर सीलेंटेरेटा में डाइजेस्टिव कैविटी मिली और इसका बॉडी प्लान कौन सा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कौन सा बॉडी प्लान है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो अगर हम स्ट्रक्चर बेटा, अगर आप सीलेंटेरेटा को कॉमनली देखें ना तो सीलेंटेरेटा का ना रफली स्ट्रक्चर ना बच्चे कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ये वाली यहां पर आपके पास ये जो है ये बॉडी की कैविटी होनी चाहिए, और बेटा ये वाली बॉडी कैविटी यहां से इसके पास माउथ आता है,
ये वाला पोर्शन माउथ, क्योंकि ब्लाइंड सैक एंड माउथ एनस दोनों की तरह बिहेव करेगा, तो टेक्निकली समझ इजी होने के लिए अभी हम इसको मैं माउथ समझता हूँ। तो पुत्र अगर ये माउथ है तो माउथ से नीचे, अगर आप माउथ से नीचे जाते हैं तो क्या अपने को यहाँ कैविटी मिलती है? यस, एंड दिस कैविटी क्या ये डाइजेशन का काम करेगी? क्या डाइजेशन में इन्वॉल्व होगी? यस, तो बेटा इसको मैं डाइजेस्टिव कैविटी बोल सकता हूँ, बिल्कुल। और डाइजेस्टिव कैविटी के लिए अभी अभी तो हमने वर्ड सीखा, हम क्या बोल सकते हैं? सील एंटेरॉन। तो अगर किसी जानवर के पास सील एंटेरॉन होगा तो उसका होगा सील एंटेरॉन। होगा का मतलब क्या होता है? आटा। तो उस जानवर को क्या कहेंगे? सीलेंटरेटा। कहानी क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, ये तो अपने को समझ आया। अब अभी अभी एक और स्टोमेटा से बात सीखी थी बेटा, माउथ के लिए क्या वर्ड हम स्टोमा बोल सकते हैं? यस, या फिर मैं वर्ड बोलूं स्टोम, समथिंग सिमिलर। तो इस बात को ना ध्यान रखना, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा हमें स्टोम से रिलेटेड सीखने को, तो देखते हैं थोड़ी देर में। एक और, जब इस ऑर्गेनिज्म का, इस फाइलम का नामकरण होने लगा ना, तो इसका नामकरण में एक और वर्ड यूज किया गया और इस बेटा वर्ड को बोलते हैं नाइडेरिया। अब ये मतलब क्या है? ये नाइडेरिया वर्ड ना पुत्र कहाँ से आया? नाइडेरिया वर्ड आया नाइडोसाइट्स। किससे आया? नाइडोसाइट्स। चलो आज एक और नहीं सीखते। ये नाइडोसाइट, ये साइट का मतलब है क्या? ये साइट जो चीज होती है ना बेटा, इसको हम कहते हैं सेल। अगर आपको किसी सेल के लिए वर्ड कोई देना है तो सेल के लिए वर्ड यूज कर सकते हो साइट। तो अगर एक सेल नाइडोसाइट, समझे, एक स्पेशल तरीके का सेल है। नाइडो क्या है देखते हैं बाद में। तो अगर मैं कहूं नाइडेरिया, ये नाइडेरिया क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके पास जो चीजें मिलती हैं, स्पेशल सेल्स मिलते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं? नाइडोसाइट्स। समझे? ये नाइडोसाइट ना बेटा क्या करते हैं? एकदम सुई की तरह चुभते हैं, सुई की तरह इस तरीके से। अगर आपको नाइडोसाइट अगर आपको मिल गया ना कभी, इस तरीके से सुई की तरह चुभेगा और एकदम बहुत खतरनाक पेन होगा। ये समझाऊंगा अभी मैं जेलीफिशेस के आसपास। तो नाइडोसाइट तो अपने को समझ आया, क्योंकि इनके पास नाइडोसाइट्स हैं तो इसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं। समझे? ओके, तो जनरल फीचर्स के पीछे कहानी आई। तो जनरल फीचर्स की पुत्र कहानी अगर आती है तो आपको तो सारी की सारी कहानी याद है, ब्लूप्रिंट याद है, तो जल्दी मेरे साथ बोलो। हैबिट ऑफ good level of nutrition keeps body in symmetry and germs away from hollow habitat. आया यार? Habit of good level of nutrition keeps body in symmetry and germs away from hollow habitat. याद हुआ ना बेटा अगर ये रैमिंग, तो आपका ना आधा गेम, आधा इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के तो वैसे दिमाग में क्लियर हो जाती है। अब एनिमल किंगडम बेटा आपने पढ़ना है तो याद रखना एक चीज, जितना ज्यादा चीजों को विजुअलाइज करोगे ना, जितना ज्यादा चीजों को ना एज रियल इमेजेस, एज एनिमेशंस देख पाओगे ना, आपको उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। पॉरीफेरा में आपने एक वीडियो देखी, उसी तरीके से सीलेंटेरेटा के लिए भी आफ्टर दिस लेक्चर यू विल सी अ वीडियो एंड कंसोलिडेट एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड। तो लेट्स स्टार्ट। हैबिट कैसी है बेटा? ये ऑर्गेनिज्म अकेले भी रह सकते हैं, इसलिए सॉलिटरी टर्म किया गया, या इनमें से कुछ कोलोनियल, एक कॉलोनी एक साथ भी रह सकते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। ओके, क्या ये सेसाइल हो सकते हैं या जमीन से चिपके हैं और एक ही जगह पूरे जीवन भर रहेंगे? यस। और क्या ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं? टोटली यस। फ्री स्विमिंग का मतलब है इस तरीके से कंप्लीटली तैर रही हैं। समझे मेरी बात? ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी यहाँ पर है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे एक बताओ, पॉरीफेरा में कैसे मिली? कौन सी? सेल्यूलर लेवल। और यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया, तो यहाँ पे बॉडी ने टिश्यूज बनाने शुरू करे। क्या शुरू करे? टिश्यूज बनाने शुरू करे। न्यूट्रिशन, खाना क्या खाता है बेटा? ये कार्निवोरस है, स्पेसिफिकली होलोजोइक है। होलोजोइक आपको याद करा दूं, अगर कोई न्यूट्रिशन होलोजोइक हुआ तो ऑर्गेनिज्म खाने को निगल रहा है, खाने को पकड़ के उसको अपने शरीर के अंदर डाल के निगल रहा है, तो एक सॉलिड फूड को कंज्यूम कर रहा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, बॉडी प्लान अभी स्टार्ट करने से पहले ही तो पढ़ा है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का बेटा अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी मैं आपको हाइड्रा का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, हाइड्रा का स्ट्रक्चर भी देखने में ऐसा ही है। यस। सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। समझ आता है? यहाँ पे एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे नहीं। पॉरीफेरा कैसा था? पॉरीफेरा में मोस्ट ऑफ देम वाज एसिमेट्रिक बट सम वर रेडियल। एग्जांपल्स क्या है याद करो, आपको याद होने चाहिए एग्जांपल्स। याद? नेक्स्ट पढ़ते हैं जर्म लेयर्स। बेटा जर्म लेयर्स यानी यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि टिश्यूज बनने शुरू हुए तो जर्म लेयर्स में मिलेंगी। अब ये जर्म लेयर्स हैं क्योंकि दो हैं तो क्या कहेंगे इसको? डिप्लोब्लास्टिक।
अगर आपको एक आंसर देना है, डिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट में आपके पास एक्टोडर्म होगा और सबसे अंदर वाला एंडोडर्म, और बीच में बेटा जो एरिया होगा उसको हम क्या टर्म करते हैं, मीजोग्लिया। क्या टर्म करते हैं, मीजोग्लिया। एनसीईआरटी के पन्ने पलटो, जल्दी से वापस देखो, ये जो बीच वाला लेयर है, इस लेयर को क्या कहते हैं बेटा, मीजोग्लिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप ये लेक्चर वीडियोस देखते हैं तो बेटा इस दौरान क्या कीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ एकदम याद नहीं आती तो वीडियो को वहीं का वहीं पॉज करो, जल्दी से नोट्स और एनसीईआरटी खोलो, और जो चीज़ भूल गए उसको वहां से देखो और फिर दोबारा लेक्चर स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि जो पुराना पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा कंसोलिडेट हो जाएगा, आपका एकदम आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। क्लियर? ओके, बॉडी में कैविटी है? नो, सीलोम यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता, एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। और बेटा इनका हैबिटेट मोस्टली मरीन, सम आर फ्रेश वाटर, जैसे हाइड्रा अपने पास फ्रेश वाटर मिल सकता है। समझे? तो ये तो हमारे बनाए हुए नोट्स हैं, सिंपल। अब इसी चीज को एनसीईआरटी से देख लेते हैं भैया। दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मरीन, सम आर फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा। सेसाइल, एक जगह जुड़े भी रह सकते हैं या फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल, क्लियर हो गया। इनका द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स दैट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमैटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन। नहीं समझ आ रहा है? रुको, नाइडेरिया नाम कहां से आया, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट? यहां नाइडोब्लास्ट, एक सेकेंड, ये देखो, ये नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स, बेटा इन दोनों वर्ड से तो नाइडेरिया नाम याद आया, नाइडेरिया समझ आया। अब ये नाइडोसाइट स्पेसिफिक सेल्स हैं जो चुभते हैं, तो इसलिए इनको कहा इट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल। इस नाइडोसाइट के पास ऐसा इंतजाम होता है जो आपको एकदम ना सुई की तरह चुभ सकता है, तो स्टिंगिंग कैप्सूल्स कह दिया। कैसा, डिटेल थोड़ी देर में देखेंगे। अब ये होते कहाँ हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का मतलब है बाजू जैसे स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर, बेटा आप ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप देखो, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में ये वाला पोर्शन तो बॉडी का है, और बेटा ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से फैले हुए, इनको हम क्या टर्म करते हैं, टेंटिकल्स। कैसे? जैसे आप हाइड्रा का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, अगर हम हाइड्रा को इस तरीके से बनाते हैं तो हाइड्रा देखो इस तरीके से ब्लाइंड सैक जैसे दिखाई दे रहा है, जमीन से लगा हुआ है, और हाइड्रा की इस तरीके से ना बाहें फैली हुई हैं, और दो नहीं है, बड़ी सारी। और इन सब चीजों को हम क्या टर्म करते हैं, ये सब बेटा ये चीजें होती हैं, ये होते हैं टेंटिकल्स। तो मैं आपसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूछूं कि ये जो नाइडोब्लास्ट हैं ये तो आपके पास टेंटिकल्स में मिलेंगे और बॉडी दोनों जगह मिलते हैं। समझे मेरी बात? ये आपके पास टेंटिकल्स और बॉडी दोनों जगह मिलते हैं। अब नाइडेरियंस एग्जिबिट यानी शो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी टिश्यू लेवल है। पॉलीफेरा कैसा था, सेल एग्रीगेट। टिश्यू लेवल, यहाँ पे टिश्यू लेवल बनने लगे, वहां पे सेल्यूलर लेवल था। ओके, और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, दैट मींस एंडोडर्म एक्टोडर्म दोनों है, और दोनों के बीच में जो लेयर है उसको कहेंगे मीजोग्लिया। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। समझे थे अभी हमने ये जब ये वाला स्ट्रक्चर देखा तो सेंट्रल डाइजेस्टिव कैविटी है। अब ये डाइजेस्टिव कैविटी होने के साथ साथ बेटा इस कैविटी को हम पूरा अगर नाम दें तो नाम मैं बोल रहा हूं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। तो ध्यान से देखना, यानी ये कैविटी गैस्ट्रिक काम यानी डाइजेशन का काम भी करेगी, और इसी कैविटी में से बॉडी के बीच में पानी सर्कुलेट होगा। बाहर से पानी इसी कैविटी में आएगा, घूमेगा, और यहीं से पानी बाहर जा रहा है। समझे मेरी बात? तो इस कैविटी को हम क्या टर्म करते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक, तो ये कहते हैं कि दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। कैविटी के ऊपर क्या अपने को यहाँ पे स्ट्रक्चर में इधर कैविटी पे यहाँ पे एक ओपनिंग मिल रही है। इस ओपनिंग को क्या कहा हमने, माउथ। ओके, माउथ के लिए वर्ड क्या पढ़ा था बेटा, स्टोम। इसने कहा दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ओके, विद अ सिंगल ओपनिंग। इसके पास माउथ है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। माउथ किसके ऊपर है, माउथ ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। थोड़ा दिमाग लग बेटा, हाइपो वर्ड हम कब यूज करते हैं, हाइपो मतलब किसी के नीचे, हाइपो मतलब नीचे, हाइपर मतलब ऊपर। तो कहते हैं ना, जैसे मैं बोलूं आपसे क्यों हाइपर हो रहा है, दैट मीन्स क्यों अपना ताव पूछा क्यों कर रहा है, समझ रहे हो? हाइपो मतलब छोटा, नीचे, हाइपर मतलब ऊपर। तो यहाँ पर जिस स्ट्रक्चर को बेटा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एरिया क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइपोस्टोम।
क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये एरिया है नीचे किसके? माउथ के, यानी माउथ इज अबव द हाइपोस्टोम। समझे मेरी बात? माउथ इज अबव द हाइपोस्टोम, माउथ इज ऑन, सिचुएटेड ऑन हाइपोस्टोम। समझे मेरी बात? क्लियर? यहां तक तो बेसिक सिंपल था। अब इस नाइडेरिया की बेटा बात करते हैं ना, पूरा का पूरा। नाइडेरिया अपने जीवन में क्या करता है? कुछ नाइडेरियंस सेसाइल रहते हैं, जमीन से चिपके हुए रहते हैं और पूरा जीवन वैसे बिता देते हैं, और कुछ नाइडेरियन पूरी जीवन में घूमते फिरते खाते पीते एकदम बढ़िया से अपना मस्त घूम रहे हैं। समझे मेरी बात? तो नाइडेरियंस या तो चिपके रह सकते हैं जमीन से, या फिर वो इस तरीके से स्विम कर सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं। तो नाइडेरियंस इस तरीके से कहने पे दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स हैं, एक होगा पॉलिप और दूसरा क्या होगा? मेड्यूसा। तो इन दोनों का बेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, समझते हैं। पॉलिप सिलिंड्रिकल एंड सेसाइल फॉर्म, यानी जमीन से चिपका रहेगा, सिलिंड्रिकल है। ये सॉलिटरी अकेले भी रह सकते हैं, और कुछ पॉलिप फॉर्म्स इकट्ठे झुंड में भी रहते हैं, कॉलोनियल। इनका माउथ ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। ये अगर हम कहते हैं यहाँ पे अगर जमीन होगी तो इनका माउथ है बेटा ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। आप समझ पा रहे? क्लियर हुआ? एग्जाम्पल हाइड्रा, एडाम्सिया। बट यहाँ पे मेड्यूसा की बात करते हैं बेटा। पहली बात, यहाँ पे देखो आपको एक छतरी बनी हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से, है ना? छतरी बनी हुई दिखाई दे रही है, अम्ब्रेला शेप्ड, और फ्रीली स्विमिंग। ये थे अपने पास सेसाइल, ये कैसे हैं? फ्रीली स्विमिंग। दूसरा, हमेशा अकेले रहते हैं, घूमते फिरते रहेंगे तो ये झुंड में नहीं घूमेंगे, अकेले घूमेंगे, इनको किसी की जरूरत नहीं है, मस्त एकदम झुंड में नहीं रहेंगे, ये अकेले घूमेंगे। और इनका माउथ इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। देखिए ना, इनका माउथ डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड है। इनका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यस। यहाँ पे बेटा ओरेलिया, और ओरेलिया क्या होता है बेसिकली? ओरेलिया वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? जेलीफिश के लिए। ठीक, अब साइंटिस्ट ने देखा, नाइडेरियंस को स्टडी करते गए तो एक नाइडेरियन ऐसा मिला कि वो अपने जीवन के कुछ वक्त के लिए तो पॉलिप की तरह रहता है, और आफ्टर कुछ टाइम वो क्या बन जाता है? मेड्यूसा बन जाता है। समझे मेरी बात? यानी सेम ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन अब वो पॉलिप फॉर्म भी एग्जिबिट कर सकते हैं और मेड्यूसा फॉर्म भी। समझे? तो कहते हैं किसी किसी स्पीशीज में बोथ फॉर्म्स ऑफ बॉडी आर फाउंड, सेम ऑर्गेनिज्म शोज बोथ बॉडी फॉर्म्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। एग्जांपल बोलो, ओबेलिया। ओबेलिया क्या करता है? ओबेलिया पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। अब जो पॉलिप फॉर्म होता है ना बेटा, ये क्या काम करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये हमें मालूम और याद होना चाहिए। ये पॉलिप फॉर्म अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की क्षमता पॉलिप में नहीं होती। तो पॉलिप ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, और जो स्ट्रक्चर बनाया वो क्या था? मेड्यूसा। और जो मेड्यूसा है, अब मेड्यूसा क्या करेगा? गैमीट्स बनाएगा, और गैमीट्स बनाने के बाद यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट जर्मिनेट करके क्या फॉर्म बनाएगा? पॉलिप। समझे मेरी बात? यानी पॉलिप ने क्या किया? इधर पॉलिप है, पॉलिप ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, और यहाँ पे बना दिया मेड्यूसा, और मेड्यूसा ने फॉर्म ने अब क्या बनाए? गैमीट्स। ये गैमीट्स बने। गैमीट्स कौन कौन से? फीमेल एंड मेल मिले बेटा। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट बना, और जाइगोट ने डेवलप करके क्या बना दिया? इस तरीके से पॉलिप फॉर्म। तो देखो यहाँ तक ऑर्गेनिज्म एक यहाँ पे इतने तक वो पॉलिप फॉर्म में रह रहा है, और इसके बाद ये मेड्यूसा फॉर्म में आ गया। तो क्या एक ही जीवन काल के अंदर ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रह सकता है? यस। यानी ऑर्गेनिज्म, ये कैसे कहते हैं? इन सम स्पीशीज बोथ फॉर्म्स ऑफ बॉडी आर फाउंड। सेम ऑर्गेनिज्म के पास पॉलिप भी होगा और मेड्यूसा भी होगा। तो इस फिनोमिना जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पॉलिप और मेड्यूसा दोनों तरीके से रह सकता है, उस फॉर्म को बेटा हम लोग टर्म करते हैं मेटाजेनेसिस। Metagenesis is this phenomena is the occurrence of two different life forms in the same organism. समझे मेरी बात? तो ये हुआ मेटाजेनेसिस। क्लियर? अब जब भी हम जनरल फीचर्स पढ़ते हैं और फिजियोलॉजी शुरू करने से पहले इनके बीच में एक मेन वर्ड आता है बॉडी वॉल। बॉडी, शरीर की बनावट है कैसी? शरीर की अगर मैं वॉल को काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हमें टिश्यू से पता था, जब हम जर्म लेयर्स देख रहे थे बेटा, हमें मालूम था कि एक्टोडर्म होगा, सबसे अंदर एंडोडर्म होगा, बीच में क्या होगा? मेसोग्लिया।
तो बॉडी वॉल देखते हैं, कहते हैं बॉडी, जो द बॉडी एंड द टेंटिकल्स, जो इसकी अगर आपके शरीर को अगर आप देखोगे ना बेटा, तो बॉडी एंड टेंटिकल्स कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स, और सेल्स के लिए नाम क्या रखा बेटा, नीडोसाइट्स। साइट्स याद है आपको, ये साइट्स वर्ड हमने पढ़ा था किस चीज के लिए, सेल्स के लिए। तो अगर आप ये कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नीडोसाइट्स या फिर नीडोब्लास्ट। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यस, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि अगर आप यहाँ पे अपने पास देखें, मेरे हाथ को देखो, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे ये एक सुई है जो मैं इसके अंदर छुपा के रख दे रहा हूँ, अंदर बैठी है, छुप के बैठी है, आपको कुछ नहीं है। जैसी इधर से एक कोई सामान आया, समझ लो एक तैरती हुई चीज आई, और जैसे इसने इसको टच किया, ये टच करने से क्या होता है, इस तरीके से जो ये अंदर वाली सुई होती है ना, इस तरीके से अंदर वाली सुई एकदम बाहर निकलती है, और जो ये चीज को टच करती है इसको पेनिट्रेट करती है। समझे मेरी बात, यानी अंदर सुई छुपके हुए, जैसे इसने किसी को टच किया एकदम बाहर निकली, एकदम इस तरीके से सुई बाहर निकली, यानी अंदर तलवार छुपा के रखी थी, जैसे कोई मतलब मारने या जैसे कोई कुछ करने आए, एकदम तलवार निकाल के घोप दिया, अंदर पूरा दुश्मन को मार दिया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इस तरीके से छुपा हुआ बैठा है एक चीज, अंदर छुपी हुई एक सुई, एक तलवार बैठी है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम टर्म करते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग टर्म करते हैं एक नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट। अब नीडोसाइट के साथ गेम क्या होती है, अभी नीडोसाइट जैसे इसको आप टच करो, इसके अंदर से इस तरीके से तलवार निकली, तो अंदर से ये तलवार एक धागे के आगे यहाँ पर इस तरीके से एक डंक लगा होता है, क्या, एक स्टिंगिंग, वो एक स्टिंग लगा होता है, ऊपर से एक डंक लगा होता है, जैसे अंदर था टच किया एकदम बाहर निकला। अब कंडीशन क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म यहाँ था उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और उसकी बॉडी के अंदर घाव कर देगा, क्या कर देगा, एक चोट पहुंचाएगा, इट विल इन्फ्लिक्ट अ वुंड टू द अनदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर पॉइंट वन, यस। सो इस सेल के अंदर दिस नीडोब्लास्ट कंटेन्स अ पाउच विच कंटेन्स दिस स्टिंग, यस, इसके अंदर पाउच था जिसमें से स्टिंग निकला, तो दिस पाउच इज कॉल्ड एज निमैटोसिस्ट। क्लियर बात। तो बेटा ये जो आपके पास इस स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा सेल तो नीडोप्लास्ट है, तो इस सेल के अंदर यहाँ पे जो ये येलोइश पाउच आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, निमैटोसिस्ट, जिसके अंदर ये धागा है, और धागे के आगे क्या लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे एक स्टिंगिंग थिंग लगी हुई है, दैट कैन स्टिंग एंड इंजेक्ट और गेट इंजेक्टेड विद इन दी बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वॉज टचिंग इट। कहानी क्लियर हुई। तो यहाँ पे समझ लीजिए हाइड्रा बैठा है, इधर से कुछ चलता हुआ आया, तो हाइड्रा अपने एकदम इंजेक्शन खोल सकता है, ये इंजेक्शन की तरह समझ लो ना, ये स्टिंगिंग कैप्सूल खोलेगा और जो सामने प्रे होगा उसकी बॉडी में डाल देगा। कहानी यहाँ तक क्लियर हुई, सिंपल। अब ये काम तीन चीजों के लिए किया जा सकता है। अगर इधर उधर क्या चल रहा है, कोई खाना आ रहा है, आपने इधर उधर देखा कि कोई जानवर है जिसको बैठ के इस ऑर्गेनिज्म को खाना है, तो उस ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से अपनी डंक मारेगा, उसको पकड़ेगा और अपने अंदर बॉडी के अंदर डाल देगा। ये सब चीजें बेटा आप एनिमेशन में देखेंगे। इसको भी इमेजिन करो कि आपके पास इस तरीके से यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जिसके इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसकी बाहें, जिसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, और यहाँ पे एक बढ़िया सी ये आ रही है। जैसे ही मछली इसके आसपास है, मछली इसके आसपास है, इसने अपने टेंटिकल से पकड़ा इसको। अब मछली के अंदर टेंटिकल्स गए तो मछली को तो भैया इतने सारे इंजेक्शन लगे तो उसको तो दर्द से वो मर गई, मरी नहीं है, लेकिन अभी मछली इसके कंट्रोल में है, तो ये टेंटिकल से क्या करेगा, इसे उठाएगा और उसको अपने मुंह के अंदर डाल देगा। यहाँ से टेंटिकल से उठा के अपने मुंह के अंदर डाल जाएगा। इसका पेट यहाँ पर है, पेट के अंदर मछली गई, खूब सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे, मछली अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा और इसको भाई साहब डिनर मिल गया। चाहे डिनर बोलो चाहे ब्रेकफास्ट बोलो, जो भी इसका टाइम होगा, तीनों टाइम अपना बढ़िया से खाना खाएगा। यानी अटैक करने के लिए काम आ रहा है ये सब चीज, ऑफेंस के लिए काम आता है, यस। और लड़ाई होगी, इसको कोई खतरा है तो किसी को मारने में तो काम आएगा, डिफेंस के लिए। और समझ लो कि ये चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह, अब इस ये थक गया, इसको थोड़ी देर कहीं पे बैठना है, रास्ते में चलते जा रहा है, तो ये किसी भी एरिया को पकड़ के लटक जाएगा, पकड़ के बैठा रहेगा, यानी एंकरेज के काम में भी आता है। एंकरेज यानी सपोर्ट लेना किसी स्ट्रक्चर को पकड़ के। तो ये तीन काम ऑफेंस, डिफेंस एंड एंकरेज, ये तीनों काम करेगा कौन, नीडोसाइट। ओके बेटा, जो बॉडी वॉल ऑफ सम सिलेंटेरेटा इज कवर्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कुछ सिलेंटेरेट्स को देखते हैं ना, तो इन सिलेंटेरेटा की जो बॉडी वॉल होती है, इसके ऊपर ना डिपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की, तो इन्हें कड़क सी हो जाती है। ऐसे सिलेंटेरेट्स जिनकी आउटर बॉडी पे कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होती है, तो ये पॉलीफॉर्म होते हैं और ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं कोरल्स। क्या कहते हैं, कोरल्स। समझे। तो कोरल्स क्या है, कोरल्स ऐसे सिलेंटेरेटा हैं जिनकी बॉडी में आउटर
कवरिंग हो गई किस चीज की? कैल्शियम कार्बोनेट की, जिनके पास एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब बाहरी, स्केलेटन मतलब एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, तो कैल्शियम कार्बोनेट लगा हुआ तो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह तो होगा। तो जिन जिन सिलेंटेरेटा के पास कैल्शियम कार्बोनेट का होगा एक्सोस्केलेटन, उनको हम क्या टर्म करेंगे? कोरल्स। क्लियर? यहां तक तो बेटा हम लोगों ने बात समझ ली। अब बॉडी कंप्लीट, टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स कंप्लीट, जनरल फीचर्स कंप्लीट, नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजी। तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि जो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर बोथ। पेट है, कैविटी है, तो उस कैविटी में भी डाइजेशन होगा, लेकिन कैविटी के आसपास जो सेल्स हैं बेटा उनके अंदर भी डाइजेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर दोनों होता है। स्पॉन्जेस में कैसा होता है? इंट्रासेल्युलर। यहां कैसा है? एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों। Some of the cnidarians, example corals, have a skeleton composed of calcium carbonate. पढ़ लिया हमने। Cnidarians exhibit two basic body forms called as polyp and medusa. ये भी पढ़ लिया। अब बताओ इनमें से sessile कौन सा होता है? Polyp। और मोबाइल कैसा होता है? Medusa। M for mobile, M for medusa। Simple। The former former मतलब पहले वाला, the polyp is sessile and cylindrical form like Hydra, Adamsia, whereas latter मतलब एक सेंटेंस में बाद में जिसकी बात होती है, बाद में किसकी बात हुई? मेड्यूसा। द मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया और जेलीफिश। पढ़ लिया था बेटा हमने। जिन नाइडेरियंस के पास दोनों के दोनों बॉडी फॉर्म्स होंगे उसको हम कहेंगे, वो लोग क्या काम करते हैं? हम कहते हैं दे एग्जिबिट ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, जिसके लिए स्पेसिफिक वर्ड क्या दिया गया? मेटाजेनेसिस। कुछ नाइडेरियंस जो दोनों बॉडी फॉर्म्स दिखाएंगे उनको हम कहते हैं, वो क्या शो करते हैं? फिनोमिना ऑफ मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल ओबेलिया। क्लियर? अब एनसीईआरटी ने डाइजेशन के बारे में बताया, अब हम फिजियोलॉजी और डिटेल में देखते हैं। फिजियोलॉजी के लिए बेटा फिर वही घूम के चार्ट, सीधी सी बात। डाइजेशन आपके पास किस तरीके से है? डाइजेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्युलर है जो सील एंटेरॉन कैविटी में होगा, और डाइजेशन इंट्रा सेल्युलर भी होगा। यहाँ पे आप ये दो फॉर्म्स देख सकते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। ये पॉलिप फॉर्म है और ये अपना मेड्यूसा फॉर्म है। क्लियर हो रहा है? आगे एक्सक्रीशन बेटा अमोनोटेलिक। भैया पानी में रहते हैं, जब पूरे टाइम पानी से डूबे हुए तो इनको पानी की तो कमी नहीं हो सकती, तो एक्सक्रीशन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? अमोनिया को। एक ना बेटा बड़ा बढ़िया से फैक्ट तुम्हें बताता हूं, समझो। जब भी कोई जानवर का शरीर प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है, क्या प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है, तो प्रोटीन को तोड़ता है किसमें? अमाइनो एसिड्स। याद आया? डाइजेशन चैप्टर में हमने देखा था, अगर मैं बेटा लेता हूं एक प्रोटीन और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता हूं तो बनाऊंगा अमाइनो एसिड। और बोलो बेटा अमाइनो एसिड के एक स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपके पास ये वाला NH2 ग्रुप होता है। यस। तो अब मैं अमाइनो एसिड को भी आगे ब्रेक डाउन करूंगा, अगर मुझे कोई काम करना है तो क्या NH2 ग्रुप रिलीज होगा? यस। ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया। पहला क्वेश्चन, क्या ये प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में होता है? यस। और आपने पढ़ा है इस प्रोसेस को, नाम बोलो जल्दी से, डीएमिनेशन। क्या पढ़ा है? डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन का मतलब अमाइनो एसिड से हम बाहर निकाल दे रहे हैं किस चीज को? अमोनिया को। तो हर जानवर में ऐसा होगा। अब ह्यूमन बॉडी क्या करती है ना बेटा, अमोनिया जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी भैया बहुत टॉक्सिक चीज है और पानी तो इतना नहीं है, तो ह्यूमन बॉडी एक स्पेशल साइकिल चलाती है, एक स्पेशल यूरिया साइकिल चलाती है, और इस साइकिल के रिस्पॉन्स में अमोनिया जो बहुत ही टॉक्सिक फॉर्म है वो लेसर टॉक्सिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया। और बेटा इस साइकिल के दौरान हमारी एनर्जी बर्बाद होती है। क्या एनर्जी का इस्तेमाल होता है? यस। तो दैट मीन्स मुझे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ी। तो एक ना इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म देखता है कि क्यों ह्यूमंस, वो सोचते हैं, वो जानते हैं कि शरीर के पास पानी की कमी है, क्योंकि हम जमीन पे रहने वाले लोग हैं, पानी तो इतना आसपास हमारे पास नहीं है, पानी की कमी है, तो मजबूरी में हमें इतने टॉक्सिक चीज को लेसर टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने एनर्जी खर्च करनी पड़े। कहानी के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ी है, नुकसान हो रहा है, लेकिन ज्यादा नुकसान टॉक्सिसिटी से हो सकता था, तो उस नुकसान से बचने के लिए हमने थोड़ा सा एनर्जी खर्च किया और यूरिया में बना दिया। लेकिन जो पानी में जानवर रहते हैं, कौन? जैसे सीलेंटेरेटा, जो बेटा पानी में रहता है वो तो जानता है कि पानी इतना ज्यादा बल्क में है, द वाटर इज प्रेजेंट इन सच अबंडेंस दैट यू आर इन नो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, पानी की कमी नहीं है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाल दें, यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है?
समझे कंसेप्ट? यानी आपको यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने की जरूरत तब लगेगी ना जब आप देखोगे कि हमें कमी हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है। यहां तो पानी की कमी नहीं है, जब पानी की कमी नहीं है तो आप उसको क्यों क्यों किसी और चीज में कन्वर्ट करोगे, आप डायरेक्टली अमोनिया को फेंकोगे। इसीलिए जो भी आप पूरे के पूरे पोर्शन में देखोगे ना, जो जानवर प्रीडोमिनेटली पानी में रहता है उसमें 99% केसेस में वो क्या काम करेगा, 99% केसेस में अमोनोटेलिक होगा। बायो बेटा एक्सेप्शंस हैं तो कुछ तो एक्सेप्शन मिल ही जाते हैं, लेकिन 99% याद रखना पानी में रहने वाला जो पानी में रहेगा वो अमोनिया की तरफ करने की कोशिश करेगा। रेस्पिरेशन, कोई इसके पास सांस लेने के लिए लंग्स और गिल्स तो नहीं है, तो बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन करेगा, क्लियर। सर्कुलेशन बेटा एब्सेंट, कोई स्पेशलाइज सिस्टम तो एब्सेंट है। बस इसके बाद जो सिलेंटेरॉन है उसी को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। यहां पर हम सीधा सा बोल देते हैं, तो इसके पास क्या है, एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है यहीं से मतलब जो भी पानी सर्कुलेट होना होगा बॉडी में यही हो जाता है। लोकोमोशन, क्या इसके पास अगर देखें तो पॉलिप्स एसाइल होगा, यस। मेड्यूसा मोटाइल होगा, यस। दो फॉर्म्स हमने पढ़ लिए। ऑल्सो स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो अंदरूनी स्केलेटन इसके पास कुछ खास नहीं है, लेकिन सम फॉर्म्स हैव अ एक्सोस्केलेटन, कुछ फॉर्म्स के पास एक्सोस्केलेटन होगा। और ऐसे फॉर्म्स को हम लोग क्या टर्म करते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और बेटा ऐसे फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, क्या बोला था अभी, कोरल्स। क्या टर्म करते हैं, कोरल्स। समझे यहां तक, इतना तो क्लियर। ओके, पोरीफेरा जो था जस्ट इससे पहले आया था, उसके पास नर्वस सिस्टम नहीं था। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जीवन में एनिमल्स की पूरी हिस्ट्री में अगर पहली बार किसी के पास नर्वस सिस्टम आया है तो ये कौन थे, ये नाइडेरियंस थे। बेटा एक बात ध्यान से मेरी बात सुनना, आप जाओ पॉलिप के पास, पॉलिप नहीं, आप जाओ एक पोरीफेरा के पास और उसको टच करो, उसको नहीं पता लगेगा, क्योंकि सेंसेशन नाम की चीज शरीर में नहीं है, सेंसेशन शरीर में नहीं है। लेकिन यहां पर सीलेंटेरेटा में कंसेप्ट को पकड़ो बेटा, एक बॉडी एक टिश्यू की तरह बिहेव कर रही है, बॉडी में बहुत सारे सेल मिलजुल के टिश्यू की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक अकेला सेल तो नहीं रह रहे, बहुत सारे सेल साथ में रह रहे हैं। तो क्या सेल एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं तो कोऑर्डिनेटेड काम करना चाहते हैं। तो एक तरफ का सेल इतनी बॉडी के नीचे वाला, ये यहाँ पे एक सेल है और एक बॉडी के नीचे, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवानी है, इनके बीच में कम्युनिकेशन करवानी है। कैसे करवाओगे, इसको करवाने के लिए आपके पास एक सिस्टम चाहिए ना, कनेक्टिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला सिस्टम। यस, तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला सिस्टम कौन है, नर्व नेट। नर्व नेट मतलब न्यूरॉन्स जो हैं वो एक जाल की तरह, यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, एक जाल की तरह पूरी की पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। तो जैसे ये पॉलिप इस तरीके से बैठा है, इस तरीके से इसके हाथ बैठे हैं, देखो इस तरीके से मेरे हाथ को देखो, इस तरीके से बैठा हुआ है। यहाँ से एक जानवर आया, ये जानवर इसके आसपास घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही जानवर ने यहाँ पे टच किया, टच करते इसको पता लग गया कि मेरे आसपास कुछ है, इसको एकदम पकड़ के बॉडी के अंदर डाल देगा। दैट मीन्स जैसे ही आप एक पॉलिप को टच करते हो तो बॉडी एक्टिविटी में आ जाती है, बॉडी को पता लगता है कि मेरे आसपास कुछ है। आंखें नहीं है इसके पास, ये नर्वस सिस्टम की जस्ट सिंपलेस्ट प्रेजेंस है। जैसे ही यहाँ पे किसी ने इसको टच किया तो इसको पता लगा कि मेरे आसपास कुछ है, तो ये घूमते हुए जानवर है, इसने टच किया, पकड़ लिया, खा गया। समझे मेरी बात? तो देखो टेंटिकल्स इतने सारे थे, सब टेंटिकल्स को एकदम बंद होना है। अगर इतने सारे टेंटिकल्स को एकदम इस तरीके से बंद होना है तो इन टेंटिकल्स को एक साथ काम करना है ना, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कोई बेसिक लेवल की तो होनी चाहिए। तो भैया इसीलिए तो हमारे पास नर्वस सिस्टम यहां पर है। समझे मेरी बात को? यहां पर बेटा याद रखना, ये डिटेल बात की है, एक स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम नॉन पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये हम एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, पोलर, नॉन पोलर, एपोलर, ये सब वर्ड, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, ये नाम होते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के। यहाँ पर नॉन पोलर न्यूरॉन्स। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यस, बडिंग। भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है ना, बिल्कुल। और हाइड्रा जमीन से चिपका हुआ है कि फ्रीली स्विमिंग है, जमीन से चिपका हुआ है। और हाइड्रा जमीन से चिपका हुआ है तो पॉलिप है, यस। क्या पॉलिप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं कि एसेक्सुअली? एसेक्सुअली। तो इसने क्या किया, बडिंग किया। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यस, गैमेट्स बनेंगे बेटा। यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे लार्वा बनेगा, तो बेटा लार्वा बनेगा तो हम देखते हैं ओबेलिया में प्लैन्यूला लार्वा बनता है, नाम याद रखना बेटा। ऑरेलिया में इफायरा लार्वा बनता है। ऑरेलिया किसका वर्ड था, जेलीफिश का। तो ऑरेलिया में जो लार्वा बना उसको हमने टर्म किया इफायरा, ओबेलिया में जो लार्वा बना उसको हमने टर्म किया प्लैन्यूला। समझे मेरी बात?
यहाँ तक इतना गेम तो क्लियर हो गया आपको। अब आगे इसकी डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे बेटा डिटेल्स के साथ साथ आपको देखो ऑब्वियसली स्टडी करना है। इसके पास हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ 3 क्लासेस हैं। नाम नहीं रटना तुम लोगों को, सिर्फ इस तरीके से बोला हुआ है। यहाँ पे जो तुम लोगों को एक्चुअल में याद करना है बेटा, ये इसके एग्जाम्पल्स। हाइड्रा साफ पानी में मिलते हैं तो इसको फ्रेश वाटर पॉलिप कहते हैं। ओबेलिया, सीफर, ऐसे लगता है इसकी बॉडी से इस तरीके से रेशे निकल रहे हैं, सीफर। फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, इस तरीके से इसका नाम है। आप देखो यहाँ पे ये फोटो आपको जो दिखाई दे रही है, ये ये हाइड्रा की दिखाई दे रही है। आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रा, यस। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। कैसा एकदम शिप जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे पोर्चुगीज, ये पोर्चुगल, ये पुर्तगाली लोग इस तरीके से मतलब एकदम शिप लेके लड़ाई के लिए निकले हैं। फाइसेलिया नाम अगर थोड़ा सा सोचो ना, मैं अगर बेटा बोलूँ फसालिया, तो अब लड़ाई करने जाओगे तो फंस जाओगे ना, तो वहां से अगर इसको फसालिया सोचो तो एकदम मस्त, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ओबेलिया, ओबेलिया देखो क्या यहाँ पे इसके लग रहे हैं इस तरीके से एकदम रेशे जैसे लग रहे हैं, तो बोला अबे मुझे फर मत लगा, ओबेलिया, ओबेलिया सी फर। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा गॉर्गोनिया। एकदम कैसे लग रहा है जैसे हाथ में पकड़ने वाला फैन नहीं होता, जैसे वो जापानीज यूज करते हैं, जैसे हम लोग भी घर के अंदर इस तरीके से पंखा चल जाए तो हाथ में पकड़ के इस तरीके से फैन को ऐसे घुमाते हैं, तो ये एकदम वैसा तो लग रहा है। इसको गॉर्गोनिया को इसलिए टर्म कर देते हैं सी फैन। देखो यहाँ पे नाम देखो वापस, गॉर्गोनिया को हमने क्या टर्म कर दिया, सी फैन। मियांड्रीना, ब्रेन कॉलर, इसके नाम होते हैं इनके शेप्स के अकॉर्डिंग। ट्यूबीपूरा, ट्यूब पाइप एक जैसा हो गया, ऑर्गन पाइप। फंजिया, फंगस, मशरूम, सीधा हो गया। टेरॉइडिस, सी फेदर। कोरालियम, रेड कॉलर, मूंगा, मूंगा पहनते हैं ना हम उंगली में, तो ये कहाँ से मिलता है, ये भी एक टाइप का अपने पास ये होता है। देखो बेटा एडाम्सिया किस तरीके से दिखता है, ये अलग अलग टाइप के आपके पास है। एक चीज दिखाऊं, ये देखो जेलीफिश, ये आदमी के कंपैरिजन में जेलीफिश कितनी बड़ी। जेलीफिश बहुत बड़ी भी हो सकती है, जेलीफिश छोटी सी हाथ में पकड़ने वाली भी हो सकती है। जेलीफिश का साइज बहुत बड़ा और बहुत छोटा। यहाँ देखो एक आदमी से भी बड़ी जेलीफिश है। यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना बेटा, ये जेलीफिश के टेंटिकल्स है। अगर ये इसके चपेट में आ गया ना, इस आदमी को पकड़ के ऐसी तैसी फेर देगी। जेलीफिश बहुत खतरनाक चीज होती है। अब ये जो चीज है बेटा कोरल्स, यहाँ आपको दिख रहे हैं ये इंडिविजुअल, ये पॉलिप्स, कुछ पॉलिप्स जिनकी बॉडी में आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन बनता है, उनको कहते हैं कोरल्स। और जब कोरल्स आपस में मिलकर झुंड में रहना शुरू करते हैं, एक कॉलोनियल फॉर्म में रहना शुरू करते हैं, तो एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं रीफ। क्या कहते हैं, रीफ। तो कोरल्स की बनाई गई रीफ क्या कहलाएगी, कोरल रीफ। तो बेटा ये था पूरी की पूरी कहानी ऑफ द सीलेंटेरेटा या नाइडेरिया। आपको नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट समझ आए, जिसके अंदर कैप्सूल होता है, पाउच होता है, पाउच के अंदर जो चीज होती है उसको क्या कहेंगे, निमैटोसिस्ट। क्या टर्म करेंगे, निमैटोसिस्ट। यहाँ पे आपको मेटाजेनेसिस समझ आया, फिजियोलॉजी के सारे फॉर्म समझ आए। यहाँ पे निमैटोसिस क्लियर हुआ, आपको मेटाजेनेसिस क्लियर हुआ बेटा, इसके बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर्स के साथ साथ आपको जनरल फीचर्स क्लियर हुए, और इसके नाम का मतलब भी समझ आया। तो यहाँ तक तो था पूरा का पूरा सीलेंटेरेटा। जो नेक्स्ट हमें चीज स्टडी करनी है वो है टीनोफोरा। बहुत ही छोटा सा फाइलम, नाम देखते हैं। टीनोफोरा सीधी सी बात ये है कि इसके पास कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, बट इनको सी वॉलनट्स और सी गूसबेरी कहा जाता है। हम यहाँ से देखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा नाजुक और बहुत ही सुंदर होते हैं। इन सनलाइट देयर कॉम प्लेट्स गिव द इफेक्ट ऑफ अ रेनबो। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज सी गूसबेरीज और कॉम जेलीज और सी वॉलनट्स। सबसे पहले ना इनकी फोटो देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, चमकदार। आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, एकदम खराब से। इनको समझेंगे ये है क्या। ये देखो बेटा, किसी आदमी ने हाथ में पकड़ रखे हैं, रियलिटी में कुछ इस तरीके से ट्रांसलूसेंट से होते हैं। ये देखो क्या ये चमक रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसे कलर्स होते हैं, अंधेरे में चमकते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये जो बेटा आपके पास ये टीनोफोरा होता है ना बेटा, ये टीनोफोरा, ये कैसा सा होता है, इसका एनसीईआरटी का बेटा अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो अपने को ना एक चीज मालूम लगेगी। क्या, यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। इस टीनोफोरा के स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर बॉडी में इस तरीके से आपके पास कुछ परत होती है, इस तरीके से परतें लगी होती है बेटा। इन परतों को हम टर्म करते हैं कॉम्ब प्लेट्स। क्या टर्म करते हैं, कॉम्ब प्लेट्स। इसका मतलब क्या है, एक फुटबॉल लो, और फुटबॉल के ऊपर ना इस तरीके से ना आप इस तरीके से एक लेयर्स, इस तरीके से ऐसी लेयर्स बिछाना शुरू कर दो। समझ पा रहे हैं, ये लेयर्स को हमने क्या टर्म कर दिया, कॉम्ब प्लेट्स। अब बेटा जो ये लेयर्स होती है ना, ये लेयर्स किस चीज की बनी होती है, हम कहेंगे इट इज अ स्ट्रिप ऑफ सिलिएटेड
सेल्स। किसकी स्ट्रिप है? सीलिएटेड सेल्स। यहाँ पे सेल्स ऐसे हैं जिनके पास सीलिया होगा। तो ये क्या करते हैं, समझो सीलिया हमने पढ़ा था पहले भी, तो यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में सीलिएटेड सेल्स हैं, यहाँ पे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, सीलिएटेड सेल्स ऐसे से बीट करेंगे और ये टीनोफोरा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शो करेगा। ठीक, अब बेटा इस वाले पोर्शन के लिए आपके पास क्या होगा कि मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए जनरल फीचर्स और फिजियोलॉजी दोनों के आपको जो राउंड फिगर्स हैं आपको खुद ब खुद बनाने। ओके, इनकी बॉडी में नेमाटोब्लास्ट एब्सेंट होते हैं, इसीलिए नेमाटोब्लास्ट एब्सेंट है, इनको कहते हैं ए नाइडेरियन। बेटा ए सिमेट्रिकल, ये वर्ड बोला था मैंने आपको। ए सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एब्सेंस। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंस। उसी तरीके से मैं कहूंगा ए नाइडेरियंस, यानी एब्सेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट, तो इसको एनाइडेरियन कहेंगे। हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मरीन। क्या ये रात को चमकेंगे? बिल्कुल, ये इस तरीके से बिना सनलाइट के भी चमकते हैं, तो इसको बायोल्यूमिनेसेंस, चमकदार नेचर के होते हैं, तो बायोल्यूमिनेसेंस इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बॉडीज ट्रांसपेरेंट जेली लाइक, हमने अभी देखा। सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर्स। और इसके पास लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? यस। तो इनके पास लोकोमोशन है। और मैंने बोला ना, यहाँ पे बॉडी में इस तरीके से सीलिया सेल, सीलिया कंटेनिंग सेल्स होंगे कॉम्प्लेट्स के ऊपर, तो लोकोमोशन टेक्स बाय 8, गिनती याद रखना, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स ऑन द बॉडी सरफेस। क्लियर। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होगी। पॉरीफेरेंस में डाइजेशन कैसी थी? ओनली इंट्रा। नाइडेरियंस में कैसी थी? इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों। ए नाइडेरियंस यानी टीनोफोरा में कैसी होगी? इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों। स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एब्सेंट होते हैं, कोई खास नहीं होते, बॉडी सरफेस से काम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा एक्सक्रीट करेंगे किसकी मदद से? अमोनिया, पता है ना, पानी में रहने वाला अमोनिया। कार्निवोरस है, बिल्कुल। अब जैसे आपके पास यहाँ पे टेंटिकल्स मिलते थे नाइडेरिया, तो यहाँ पे भी लंबे लंबे टेंटिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लंबे लंबे इस तरीके से टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। यस, कहते हैं अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ निमेटोब्लास्ट। आपको याद है नीडोब्लास्ट हमने पढ़े थे, उन नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग कैप्सूल्स की जगह क्या होते हैं? दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो टेंटिकल्स में, बेटा हाइड्रा में, अडाम्सिया में, ये जो ऑर्गेनिज्म हमने अभी पढ़े थे ना नाइडेरिया सिलेंटेरेटा में, वहाँ पे टेंटिकल्स पे ना स्टिंगिंग सेल्स मिले थे जिसने किसी फूड को पकड़ के कैप्चर करना है। तो यहाँ पे तो एनाइडेरियंस हैं, यानी इनके पास नीडोब्लास्ट तो नहीं है, तो इनके पास स्पेसिफिक सेल्स होते हैं लैसो सेल्स। क्या नाम? स्पेसिफिक स्पेशलाइज सेल्स हैं, क्या कहते हैं? लैसो सेल्स, जो प्रे को पकड़ने में मदद करते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मींस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, तो भैया लार्वा होगा, और लार्वा को हम क्या कहते हैं? सिडिपिड लार्वा। एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया, टीनोप्लाना, बेरोए, सेस्टम। ये आपको बेटा एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। बहुत ही छोटा सा फाइलम, बहुत ही सिंपल चीज़ें इसके अंदर। तो जितना आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने राउंड उस सर्कल्स के अंदर ब्लूप्रिंट की तरह बनाएंगे, और ये आपका इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए होमवर्क है। तो बेटा यहाँ तक हम पॉलीफेरा, टीनोफोरा, सिलेंटेरेटा 3 फाइलम्स कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो मीनवाइल खूब बढ़िया से पढ़ो, अपनी रेफरेंसेस बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर ज़रूरत लगे तो चेक करो, बट अदरवाइज कुछ खास नहीं। आपको जो याद करना है ना, जो आपकी एनसीईआरटी और नोट्स में दिया हुआ है, अगर बेटा आपने ये कर लिया, याद रखना 90 में से 80 सवाल 100% सॉल्व हो रहे हैं तुम्हारे, दैट मीन्स 320 नंबर। एक सवाल कितने मार्क्स का है? 4 नंबर का, तो 80 × 4 320, 320 नंबर फुल पक्के। और बेटा अगर किसी दिन 320 नंबर तुम्हारे आ गए ना, तो आई कैन मेक इट श्योर 600 से अबव तुम्हारा बढ़िया स्कोर आराम से जा सकते हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में दबा के मेहनत करिए और बायो में 320 से ऊपर ले, आराम से तुम अपने स्टेट को टॉप करोगे। तो खूब बढ़िया मेहनत करो, लगे रहो, खूब बढ़िया से तैयारी करो। राइट, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।